स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ट्रेन का जो डीरेलमेंट का इंसिडेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के वहाँ पे ट्रेन का जो डीरेलमेंट का इंसिडेंट है वो सामने आया। गोंडा के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें, उत्तर प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे ये इंसिडेंट है वो सामने आया है, जिसके अंदर 2 पर्सनस का डेथ हुआ और कुछ पर्सनस यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। स्टूडेंट्स, इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव से जब भी इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो सामने आता है तो आप देखिए कि आपको जो 2 इंस्टीट्यूशंस है जो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एक इंस्टीट्यूशन है कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, जिनके द्वारा रेलवे के इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, रेलवे का जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बोर्ड है रेलवे बोर्ड, वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। इन इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट, जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको 1901 के समय देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1901 के समय थॉमस रॉबर्टसन नाम का जो कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के ही रिकमेंडेशन के ऊपर में रेलवे बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1901 के समय में। 1921 के समय इसका फिर से आपको जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1921 ही वो समय है, उस दौरान में आपको एक्वर्थी कमेटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, एक्वर्थी वो पर्सन है जिनके द्वारा हमारे कंट्री का जो जनरल बजट है, जनरल बजट और रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था। स्टूडेंट्स, आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में आप देखिए कि जब कॉलोनियल एरा का, जब हमारे यहाँ पे कोलिशन का जो गवर्नमेंट फॉर्म होता था इंडिपेंडेंस के बाद में, तो कोलिशन की गवर्नमेंट के दौरान में जो कोलिशन का जो पार्टीज है उनको रेलवे का जो मिनिस्ट्री है वो दिया जाता था। मैक्सिमम टाइम में आपको जो रेलवे बजट है कोलिशन के जो पार्टनर्स हैं उन्हीं के थ्रू प्रेजेंट करते हुए आपको देखा जाता है। तो आप देखिए कि 2015 के समय फिर यहाँ पे दोनों बजट है उनको मर्ज किया गया। विवेक देबोराय कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2015 के समय में, जब जनरल बजट एंड रेलवे बजट है उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे रेलवे बोर्ड के पर्सपेक्टिव से रीड किया। एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर में, जिनके द्वारा जो डिसीजंस है वो लिए जाते हैं रेलवे का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से। क्या स्टूडेंट्स, जो रेलवे बोर्ड है उसको किसी वुमेन जो ऑफिसर हैं उनके द्वारा भी कभी चेयर किया गया है? इसको जो चेयर करते हैं जो पर्सनस उनको CEO के नाम से जाना करते हैं। तो क्या रेलवे बोर्ड को किसी वुमेन ऑफिसर के द्वारा भी चेयर किया गया है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। जो प्रेजेंट समय में रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। तो ये आपका होमवर्क है, उनके नेम को आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी के बारे में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि रेलवे के जो एक्सीडेंट्स हैं, कोई भी एक्सीडेंट सामने आता है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इस एक्सीडेंट को भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या मेन रीजन से, क्या हमारे जो ट्रैक्स हैं इस रीजन के अंदर में जो ट्रैक्स हैं वो आउटडेटेड ट्रैक हैं, हमारा जो ट्रेन का जो स्पीड है क्या यहाँ पे ज़्यादा है ट्रैक्स के, अगर हम कंपेयर करें उनके साथ में। तो इस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी के द्वारा। स्टूडेंट्स, 1961 के समय इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये जो कमीशन है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जो हमारा सिविल एविएशन का जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आपको ये जो कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आपको ये ज़रूर से याद रखना है कि रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है नाम आप देखिए, बट ये किसके अंडर में है? सिविल एविएशन के अंडर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या आप देखिए कि ये हमारा जो पैसेंजर ट्रेन है, क्या हमारा जो गुड्स का जो ट्रेन है, जो हमारे सामान को जो सप्लाई किया करती हैं जो ट्रेन, वो भी क्या सेम ट्रैक के ऊपर ही आपको उनका जो मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है? तो आप देखिए कि जो हमारा गुड्स का जो ट्रेन है उसके रिगार्डिंग में डेडिकेटेड जो फ्राइट कॉरिडोर्स हैं उनको सेटअप किया गया था 2006 के समय में। हमारे कुछ आपको जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं कंट्री के अंदर में। जैसे कि आप देखिए कि हमारा जो लुधियाना का एरिया है, लुधियाना से जो JNPT पोर्ट है यहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। दादरी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, दादरी से लेकर आप देखिए कि डुंकनी नाम की एक जगह है कलकत्ता के वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमारा जो गुड्स का जो ट्रेन है उनके सप्लाई के रिगार्डिंग में डेडिकेटेड कुछ फ्राइट कॉरिडोर्स हैं उनको बनाया गया है।
आप देखिए कि कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर भी हैं, कुछ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर प्रेजेंट समय के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो रेलवे के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे रीड किया। स्टूडेंट्स, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि एनटीए के द्वारा इस एग्ज़ाम पेपर को कंडक्ट करवाया जाता है। एनटीए के इस एग्ज़ाम कंडक्शन के अंदर में कुछ काफ़ी सारी जो इरेगुलेटरीज हैं वो जो समय समय पे सामने आई हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनटीए को कहा गया कि उनके द्वारा सेंटर वाइज जो पर्सन्स का जो रिजल्ट है उसको पब्लिश करना है, उसके रिगार्डिंग में कुछ समय है वो दिया गया है। हम एनटीए के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रीड करते हैं। आप देखिए कि टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको क्रिएट किया गया। किस मिनिस्ट्री के अंडर में है स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आपको ये देखने के लिए मिलेगा। जब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जब इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, तो आप देखिए कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था। 1860 का जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उसके अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाता है। 15 के आसपास जो एग्जाम्स है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले हमने न्यूज़पेपर के अंदर एक एडिटोरियल को भी रीड किया था कि हमारे कंट्री का जिस तरीके से पॉपुलेशन है, और आप देखिए कि लूप होल्स आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। कहीं पे भी जो एग्ज़ाम पेपर है उसको लीक किया जा सकता है। तो उसको देखते हुए क्यों ना हमारे जो एग्ज़ाम प्रोसेस है उसको डिसेंट्रलाइज करवा दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा उसको कंडक्ट करवाया जाए। जैसे कि आपको जब नीट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगा है उससे पहले आप देखिए कि इस एग्ज़ाम का जो नेम है AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से। उस समय में आप देखिए कि AIPMT जो सेंटर के जो कोटा का मेडिकल कॉलेज हैं उनका जो एग्जामिनेशन है वो सेंटर के द्वारा CBSE के द्वारा उसको कंडक्ट करवाया जाता था। और उसके बाद में आप देखिए कि जो स्टेट के जो एग्जाम्स है, जो स्टेट का जो प्री मेडिकल टेस्ट है उसके थ्रू स्टेट की एजेंसीज के द्वारा वो कंडक्ट होता था। तो एक डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी आपको डिबेट देखने के लिए मिलता है। एनटीए के बारे में हमने रीड किया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अर्लियर फेज के अंदर किस नाम से जाना करते थे स्टूडेंट्स? ये आपको जाना करते थे इसको मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके नाम से इसको जाना करते थे। बट जब हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो उस समय इसका जो नेम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूप से कर दिया गया। CBI के द्वारा भी आप देखिए कि इस जो पेपर लीक के अंदर में कुछ पर्सन्स जो इन्वॉल्व हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है CBI के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। CBI के बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है। संथानम कमेटी है 1962 का, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। इसके अलावा आप देखिए स्टेट्स के द्वारा जनरल कंसेंट भी दिया जाता है। अगर जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है, क्या CBI के द्वारा अगर जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है तो इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है स्टेट्स के अंदर में? तो स्टूडेंट्स किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट कर दिया जाए कि CBI को इन्वेस्टिगेट करना है उस स्टेट के अंदर में, या हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट कर दिया जाए किसी केस के पर्सपेक्टिव से। तो उस दौरान में आप देखिए कि जनरल कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है CBI को। तो CBI के द्वारा कुछ पर्सन्स को अरेस्ट भी किया गया है इस नीट UG का जो पेपर लीक का जो प्रोसेस है उसी के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिएगा आंध्र प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है, वहाँ पे एक साकंबरी फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल का नेम क्या है स्टूडेंट्स? साकंबरी। आपको ये जो साकंबरी ये गोडेस हैं, जो लोकल जो गोडेस आपको देखने के लिए मिलता है राजस्थान और हरियाणा के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप विजिट करते हो तो काफ़ी बार आपको वहाँ के एरियाज़ के अंदर में साकंबरी माता इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। तो साकंबरी का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है विजयवाड़ा के वहाँ पे। और आप देखिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो माला है वो बनाया जाता है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ऑफर किए जाते हैं इस साकंबरी फेस्टिवल के दौरान में, तो उसको ये फोटो के अंदर शो किया गया। केरल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि जो वाटर बॉडी का एरिया है, वाटर बॉडीज़ का एरिया है, वहाँ पे किसी भी तरीके का जो गार्बेज है उसको डंप नहीं किया जाएगा ओपन एरियाज़ के अंदर में। उसके अगेंस्ट में जो एक्शंस है वो लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम केरल गवर्नमेंट के इस डिसीजन के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि काफ़ी अच्छा डिसीजन है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उनके द्वारा एक सर्वे भी निकाला जाता है जिसको कि हम स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे के नाम से जानते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे जो कि अर्बन एरिया के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स उस सर्वे के अंदर में हमारे किस जो सिटी के द्वारा टॉप किया जाता है, मैक्सिमम आपको
जो इंदौर सिटी है उसका जो टॉप है वो देखने के लिए मिलता है कि इंदौर के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे जो कि स्वच्छ भारत अभियान है उसके अंडर में इसको कंडक्ट करवाया जाता है। हमारे जो अर्बन एरियाज़ है उसके अंदर में क्लीननेस उसको किया जा सके। तो स्टूडेंट्स इंदौर के द्वारा वहाँ पे क्यों किया गया, इंदौर के द्वारा ही जो फर्स्ट रैंकिंग है उसको क्यों होल्ड किया गया है कंटिन्यूस, उसके बिहाइंड के रीजंस ये हैं स्टूडेंट्स कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं या वहाँ के जो पर्सनस हैं उनके द्वारा इसको एज ए जो आप देखिए कि जन आंदोलन के रूप से इसको डेवलप किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण को, कि वहाँ पे आपको डस्टबिन के अंदर ही जो कोई वेस्ट है उसको डस्टबिन के अंदर ही डालना है। इसके अलावा आप देखिए कि जो वेट जो यहाँ पे वेट जो कचरा है, इसके अलावा जो ड्राई कचरा है उसका जो सेग्रीगेशन है आपको ओरिजिन लेवल के ऊपर ही जो सेग्रीगेशन है जो देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी भी एरिया के अंदर रहा करते हैं, अर्बन एरिया के अंदर हो, तो आप देखिए कि आपका जो वेस्ट कलेक्शन का जो गाड़ी है उसके अंदर में आपको 2 यहाँ पे जो बॉक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, बट आप देखिए कि मैक्सिमम जगह दोनों बॉक्स को यूज़ किया जाता है एक ही साथ। कोई भी गीला कचरा और जो ड्राई कचरा है उसका जो सेग्रीगेशन है आपको ओरिजिन लेवल के ऊपर ही नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर आप दिल्ली के अंदर वेस्ट के पर्सपेक्टिव से रीड करते हो तो आप देखिए कि वहाँ तो आपको जो वेस्ट के जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ जो डंपिंग यार्ड हैं जो दिल्ली के अंदर में, जिसमें भसलवा का एरिया है, गाजीपुर का जो एरिया है, उस एरियाज़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एलिफेंट्स के डेथ के बारे में है कि लास्ट 8 ईयर के अंदर में 800 के आसपास जो एलिफेंट है उनका डेथ हुआ है केरल के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स एक सर्वे के अंदर में यहाँ पे ये सामने आया कि एलिफेंट्स के अंदर में एक डिजीज़ है जो आपको देखने के लिए मिलता है जिसको कि EVHD डिजीज़ के नाम से जाना करते हैं। अगर हम इस डिजीज़ के नेम के पर्सपेक्टिव से रीड करें स्टूडेंट्स, इस डिजीज़ का नेम है एंडोथेलिट्रोपिक हाइपर वायरस हेमोरोलॉगिक डिजीज़ के नाम से इसको जाना करते हैं। आप देखिए कि ये बेसिकली देखने के लिए मिलता है जैसे जैसे जो एलिफेंट्स का जो रिजर्व का एरिया है उनके जो बेसिकली जो नेचुरल एरिया है वो डिक्लाइन हुआ है, उसकी वजह से डिजीज़ का आपको मोर वे में जो स्प्रेड है वो देखने के लिए मिलता है। केरल के पर्सपेक्टिव से या एलिफेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आपका यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपका ये है स्टूडेंट्स कि इंडिया के अंदर में जो एशियाटिक एलिफेंट जो पाए जाते हैं, जो एशियाटिक एलिफेंट हैं, उन एशियाटिक एलिफेंट का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है। जो हमारे यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट है उनका IUCN स्टेटस क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, आपका होमवर्क है। अगर हम एलिफेंट रिजर्व के बारे में रीड करें तो हमारे यहाँ पे 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट किस स्टेट के अंदर है स्टूडेंट्स? कर्नाटका के अंदर में। कर्नाटका के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट है। फिर उसके बाद में आप देखिए कि आसाम के अंदर हैं। आसाम के अलावा आपको केरला के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, आसाम है, केरला है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। प्रोजेक्ट अगर हम एलिफेंट के बारे में रीड करें तो 1992 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको लॉन्च किया गया था। तो स्टूडेंट्स ये एलिफेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ एलिफेंट का डेथ हुआ है क्या UPSC के द्वारा एलिफेंट के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था UPSC के द्वारा कि एलिफेंट का जो ग्रुप है उसको किसके द्वारा चेयर किया जाता है, किसके द्वारा उसको यहाँ पे हेड किया जाएगा ग्रुप को। तो आप देखिए कि जो मदर के द्वारा ग्रुप का जो हेड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है उसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में। आप देखिए कि कर्नाटका के मॉल के अंदर में जो ट्रेडिशनल रूरल एरियाज के अंदर में जो यहाँ पे ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट है, जो धोती पहनी जाती है, तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में एंट्री है वो नहीं दिया गया था। कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा मॉल को कुछ समय के लिए बंद रखा जाएगा। क्या स्टूडेंट्स इस तरीके का जो प्रैक्टिस है वो सही है? स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सही नहीं है। कंप्लीटली आर्टिकल जो 15 है एक डिस्क्रिमिनेटरी जो अप्रोच है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि किसी पर्सन का अगर ट्रेडिशनल अटायर है, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग कॉन्सेप्ट है, तो उसके थ्रू इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सही नहीं है। ऐसे पहले भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कुछ पर्सन्स हैं उनके रिगार्डिंग इंसिडेंट है वो सामने आया था कि जब 2017-18 के समय एक रेस्टोरेंट के अंदर उनको एंट्री है वो ना दिया गया था उनकी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में है
यहाँ पे एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर जो बटलर प्लेस है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। अवध जो एरिया है वहाँ पे हारकोट बटलर नाम के एक पर्सन है जो वहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे अवध के। तो आप देखिए कि उनका जो प्लेस है उसको शो किया गया है कि एनिमी प्रॉपर्टी का वो पार्ट है। एनिमी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में आपको जो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया का जो एक ऑफिस है वो देखने के लिए मिलता है। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया का जो ऑफिस है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। कब इसको क्रिएट किया गया था? आप देखिए कि 1968 के समय में कमीशन फॉर जो कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया है उसको क्रिएट किया गया कि हमारा जो इंडिया चाइना वॉर है, इंडिया और चाइना का जो कौन सा लड़ाई है स्टूडेंट्स 1962 का, जिसके अंदर आपको कौन सा बैटल देखने के लिए मिलता है? बैटल ऑफ रेजांगला। आप देखिए कि एक कंपनी के द्वारा कंप्लीटली सेक्रीफाइस कर दिया गया था। रेजांगला मेमोरियल आपको लद्दाख के अंदर, लद्दाख का जो चुसूल का एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर भी उसका एक मेमोरियल है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि ये बेसिकली यहाँ पे इंडो चाइना वॉर के समय जो पर्सन्स इंडिया से चले गए थे। इसके अलावा इंडो चाइना का जो लड़ाई है, इंडो चाइना का जो लड़ाई है 1967 के समय में, ये कौन सा बैटल है? नाथुला का एरिया है। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर में। एक बेसिकली जो पास है वो कनेक्ट करता है इंडिया और चाइना को। तो आप देखिए कि जो नाथुला का जो तिब्बत और इंडिया को कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स, तो नाथुला का बैटल आपको देखने के लिए मिलता है। 1965 के समय इंडिया और पाकिस्तान का जो लड़ाई है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन बैटल्स के समय में जो पर्सन इंडिया से चले गए उनका जो प्रॉपर्टी है उसको एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर रखा गया है। 2017-18 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस 1968 का जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया। उन प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे सेल करके जो मनी है उसको क्रिएट किया जाए या उनको बेसिकली सेल कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरीके के आपको जो बेसिकली जो इंसिडेंट्स हैं, जो आपको केसेज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो एनिमी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में ही जो बटलर हाउस है उसको यहाँ पे शो किया गया है। अवध के कमिश्नर हुआ करते थे 1910 के समय में, हारकोट बटलर उनका नेम है। इंडो मुगल जो स्टाइल है, इसके अलावा जो राजस्थानी स्टाइल है उसका जो मिक्सअप है आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और उत्तर प्रदेश का जो हजरतगंज का एरिया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर में काफ़ी कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको काफ़ी सारी जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक इंडिजीनियस ट्राइब के बारे में है। अमेजन के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे ये जो ट्राइब है आपको देखने के लिए मिलती है। नाम आप देखिए कि क्या है। नाम आपको मासाको पीरो के नाम से इनका जो नेम है वो देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे ये पाए जाते हैं? पेरू नाम का जो कंट्री है, पेरू नाम का जो कंट्री है उसके साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में है। अमेजन रेन फॉरेस्ट का ये पार्ट है। आप देखिए कि वहाँ पे ये जो ट्राइब है वो पाई जाती है। उनके रिगार्डिंग में एक फ़ोटो है उसको शो किया गया कि ये पर्सन्स हैं जो कंप्लीट वर्ल्ड हैं उससे कनेक्टेड नहीं है। कंप्लीट वर्ल्ड के साथ में इनका जो कॉन्टैक्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो अनकनेक्टेड ट्राइब है, इंडिजीनियस ट्राइब है जिसको कि यहाँ पे शो किया गया। क्या इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कम्प्लीटली अनटच है, अनकनेक्टेड है वर्ल्ड के साथ में? तो आप देखिए कि जो अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है वहाँ पे आपको ये हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि एक अमेरिकन पर्सन है उनके द्वारा वहाँ पे विजिट भी किया गया था। वो बेसिकली अपना एक एडवेंचर के रूप से वहाँ पे गए, बट उनको उन पर्सन्स के द्वारा उनका जो ट्रेडिशनल जो वेपन्स हुआ करते थे उनके द्वारा उसको मार दिया गया था। 2018 या 19 के समय का वो बात है। तो हमारे अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहा करती हैं। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि हमारे यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार है वहाँ पे कौन कौन सी जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनको कि पीवीटीजी ट्राइब है उसका स्टेटस दिया गया है। पीवीटीजी जो ट्राइबल जो स्टेटस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ को दिया गया है? क्या वो टोटल 5 कम्युनिटी हैं? उनका जो नेम है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नहीं पता है तो गूगल ज़रूर से करना। क्या निकोबारी जो ट्राइब है वो इसका पार्ट है? सैम्पनी जो ट्राइब है वो इसका पार्ट है या नहीं है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तिब्बतियन कम्युनिटी, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में एक मजनू का जो टीला है, एक एरिया है जहाँ पे आपको तिब्बतियन कम्युनिटी है उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जो तिब्बतियन कम्युनिटीज है वैसे उनका वर्क आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? टेक्सटाइल का जो वर्क है वो मेनली देखने के लिए मिलता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्मॉल सिटीज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं,
वहाँ पे भी आप देखिए कि तिब्बतियन मार्केट है वो लगता है, जिसके अंदर मैं आपको जो तिब्बतियन जो टेक्सटाइल के बने हुए जो कपड़े हैं, विंटर के समय के जो क्लोथ हैं, उनको सेल किया जाता है। तो ये जो ट्राइबल जो हमारा जो तिब्बतियन जो कम्युनिटी है जो रहा करता है मजनू के टीला के वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके द्वारा एक आर्ट है जो पेंटिंग है जो सिक्किम के अंदर में प्रैक्टिस किया जाता है या तिब्बत के वहाँ पे। तो आप देखिएगा उसको ठेंगता नाम से आर्ट के नाम से जाना करते हैं, जिसके अंदर आलोकेतेश्वरा जो हैं जो बुद्धा का एक पार्ट है जिनको भी यहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट थिंकता जो पेंटिंग आर्ट है उसके बारे में शो किया गया। फोक पेंटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आर्ट एंड कल्चर का जब बुक को आप रीड करोगे तो आपको जो फोक पेंटिंग्स के बारे में मेंशन किया गया है, जिसके अंदर में आप देखिए काफ़ी सारी पेंटिंग्स आपको बताई जाएंगी, जिसमें आप देखिए कि राजस्थान के अंदर एक पेंटिंग है, फड़ पेंटिंग है। फड़ पेंटिंग के अलावा आपको वर्ली पेंटिंग है। वर्ली पेंटिंग कहाँ पे? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको पैतकर पेंटिंग है, पैतकर का पेंटिंग है वो आपको। पट्टाचित्रा पेंटिंग है जो आप देखिए कि अभी हमने जो भगवान जो जगन्नाथ हैं उनके रथ यात्रा की रिगार्डिंग में जब रीड किया था तो हमने रीड किया था जो पट्टाचित्रा पेंटिंग का वहाँ पे यूज है। मधुबनी जो पेंटिंग है। तो इस तरीके के जो पेंटिंग्स है जो फोक पेंटिंग का पार्ट है, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर में उनका प्रैक्टिस किया जाता है। तो वैसी एक पेंटिंग है ठेंगता पेंटिंग, जो कि आपको तिब्बतियन एरिया है, जो तिब्बतियन एरिया है, तिब्बतियन कम्युनिटी के द्वारा उसका प्रैक्टिस देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सिक्किम का जो एरिया है, कुछ पार्ट ऑफ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी हैं, क्योंकि आप देखिए धर्मशाला के अंदर में तो तिब्बतियन जो रिलीजियस लीडर हैं वो भी वहाँ पे रहा करते हैं। एक आपको जो तिब्बतियन कम्युनिटी का एक जो सेटलमेंट है आपको कर्नाटका के वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस ऑफ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के बारे में है, रिसेंटली हमारे जो पीएम सर हैं, आप देखिए कि ये जो पर्सन है इनके द्वारा काफ़ी अच्छी बुक भी लिखी गई हैं, आईआर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी बुक है द हिंदू के। ये बेसिकली इनके द्वारा जो आईआर का जो पार्ट है उसको कवर किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया और रसिया का भी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ। आप देखिए कि एनुअल जो डिप्लोमेटिक समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। उस एनुअल डिप्लोमेटिक समिट के दौरान में यूएसए के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स वो इश्यू किए गए। यूएसए के द्वारा बताया गया कि इस कन्फ्लिक्ट के एरा के समय में या वॉर की सिचुएशन के दौरान में इस तरीके से जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर है इसको रीड करें तो आप देखिए कि जब हमने इंडिपेंडेंस को अचीव किया था तो 1950s के एरा के समय ही हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था कि वर्ल्ड जब दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड था तो हमने किसी भी ब्लॉक को नहीं चूज किया स्टूडेंट्स, और हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका एक अलग से जो ग्रुप है उसको यहाँ पे चूज किया गया इंडिया के द्वारा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है उसको स्टार्ट किया गया। रिसेंटली आप देखिए कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे नेम का जो समिट है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। अभी नेम का समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? मार्च के मंथ के समय ऑर्गेनाइज हुआ। क्या ये आप देखिए कि युगांडा के वहाँ पे हुआ था या रवांडा के वहाँ पे हुआ था? ये आपको रीड करना है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा विजिट किया गया था उस मीटिंग के अंदर में, नेम का जो समिट है उसके अंदर में। तो इंडिया के द्वारा नेम का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडोप्ट किया गया था। अगर हम इंडिया और रसिया के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आप देखिए कि यूएसए के द्वारा 60s के एरा के समय में, यूएसए के द्वारा 60s के एरा के समय में एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में एक अलायंस को सेटअप किया गया। इंडिया को उसका पार्ट है वो नहीं रखा गया था। आप देखिए कि पाकिस्तान उसका पार्ट हुआ करता था। रसिया के द्वारा इनिशियल फेज के अंदर में इंडिया को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया। इंडिया के द्वारा अपने जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हैं उनको यहाँ पे रसिया के साथ में साइन किया गया उस एरा के समय में। और आप देखिए कि उस एरा के समय में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं, जो आप प्रेजेंट समय के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया और रसिया का जो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है इंडिया का वो फुलफिल किया गया है रसिया के द्वारा। एक इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर के रूप से इमर्ज हुआ है मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस है। आप देखिए कि असोल्ट राइफल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इन सभी के अंदर रसिया का जो रोल है आपको देखने के लिए मिलता है डिफेंस सेक्टर के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो 40% डिफेंस का जो इंपोर्ट है वो आपको कहाँ से देखने के लिए मिलता है? रसिया के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया का रसिया का एक इंपोर्टेंस है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इन पर्सपेक्टिव स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि हमेशा नॉन इंटरवेन, जो यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट है उसके अंदर में किसी भी कंट्री के रिलेशंस के अंदर इंटरवेन नहीं किया जाएगा। एक नॉन अलाइनमेंट, किसी भी कंट्री के साथ में ना कहूँ से दोस्ती ना किसी से बैर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अडोप्ट किया
किया गया इंडिया के द्वारा। तो आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में कम्प्लीटली डिस्कशन है कि यूएस को इस तरीके से ऑब्जेक्शन है वो नहीं करना चाहिए कि इंडिया के द्वारा किसी की भी कंट्री के साथ में जो रिलेशन है उसको सेटअप किया जाए। ट्रेड की रिगार्डिंग में सामने आया था कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, बट आप देखिए कि इंपोर्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है। इंपोर्ट आपको ज़्यादा इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा, इस वजह से हमारे यहाँ पे आपको हमेशा जो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो देखने के लिए मिलता है कि हमारी कंट्री के अंदर में मैक्सिमम ट्रेड का डेफिसिट हुआ करता है। उसके रीजन है कि आप रीजन्स ये देखिए कि क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो हमारे यहाँ पे किसी दूसरे कंट्री के थ्रू ही फुलफिल किया जाता है, तो क्रूड ऑयल का जो आपको जो इंपोर्ट किया जाता है तो उसी वजह से ट्रेड का जो डेफिसिट है वो मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा। गोल्ड के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें, गोल्ड भी काफ़ी सारा इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर में, बट इंडिया और यूएई का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में काफ़ी सारा गोल्ड है जो आप देखिए कि आपको वहाँ पे कुछ इंपोर्ट का जो ड्यूटीज़ हैं वो नहीं देखने के लिए मिलती हैं। उसके रिगार्डिंग में भी कुछ कंसर्न्स हैं, उनको रेज किया गया था, क्या यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू इस तरीके से जो गोल्ड है उसको इंपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके रिगार्डिंग में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था इसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो क्या है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। मेनली जो हमारा एक्सपोर्ट है वो है सर्विसेज का जो सेक्टर, सर्विसेज हमारे द्वारा मेनली एक्सपोर्ट की जाती हैं। प्लांटेशन स्कीम के बारे में है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे यूएन का जो टारगेट है, यूएन का जो टारगेट है कि हमको जो डिफॉरेस्टेड जो लैंड है, जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रीस्टोर करना है। तो 2030 तक हमारे यहाँ पे टारगेट रखा गया है कि 350 जो मिलियन हेक्टेयर लैंड है उसको रीस्टोर करना है। 2030 तक इसको रीस्टोर करना है मिलियन हेक्टेयर लैंड को। नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में रीड करें तो आप देखिए कि जो फॉरेस्ट का जो रिसोर्सेज है उसका जो एक्सप्लॉइटेशन है वो आपको कंटिन्यूस देखने के लिए मिलता है। अगर हम जो 20वीं सेंचुरी है उससे अगर हम कंपेयर करें 2024 को, तो आप देखिए कि अभी तक जो 10 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 10 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसका जो आपको जो एक्सप्लॉइटेशन है या आप देखिए कि उसका जो रिडक्शन है वो देखने के लिए मिलता है जो कि फॉरेस्ट का पार्ट हुआ करता था। तो कम्प्लीटली इस तरीके से जो एक्सप्लॉइटेशन है हमारे यहाँ पे डिग्रेडेड लैंड का रिस्टोरेशन का भी जो प्रोसेस है उसी के रिगार्डिंग में एक ट्री प्लांटेशन का जो स्कीम है उसको चलाया गया है हमारी कंट्री के अंदर में कि 1 ट्रिलियन जो ट्रीज हैं उनको प्लांट किया जाएगा। 1 ट्रिलियन जो स्मॉल जो ट्रीज हैं उनको यहाँ पे प्लांट किया जाएगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से जो स्कीम के जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। डिस्कस ये किया गया है स्टूडेंट्स कि आप देखिए कि इसके अंदर इस स्कीम के अंदर में कहीं पे भी जो ट्री का प्लांटेशन है वो किया जाएगा, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट जैसे कि आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पे सामने आए थे इसी समर के दौरान में। तो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स इंक्रीज हो सकते हैं अगर यहाँ पे टू मच जो प्लांटेशन है एक किसी भी डिफरेंट एरिया के अंदर कर दिया गया, कोई यहाँ पे ग्रासलैंड का एरिया है वहाँ पे किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस ये भी किया गया है कि जो हमारे यहाँ पे जो ट्री का जो प्लांटेशन है उसकी वजह से आप देखिए कि यहाँ पे जो कार्बन सिंक हमको डेवलप करना है, कार्बन सिंक जो हमको डेवलप करना है उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा। बोन का जो टारगेट है, जो हमारा बोन का जो टारगेट है 150 मिलियन जो हेक्टेयर लैंड है जिसको कि रिस्टोर किया गया है, उसके अंदर में 2030 तक हमें कितना अचीव करना है, 350 जो मिलियन हेक्टेयर लैंड है उसको अचीव करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कशन ये भी किया गया है कि 2021 से लेकर 2030 तक का जो समय है जिसको कि यूएन के द्वारा यहाँ पे इकोसिस्टम रीस्टोरेशन के रिगार्डिंग में जो डिकेड है उसको माना गया है यूएन के द्वारा। तो इस डिकेड के अंदर में हमको इकोसिस्टम को रीस्टोर करना है, चाहे प्लांटिंग के थ्रू में, बट उसका साइंटिफिक वे में उसको कैरी किया जाए जिससे कि कोई भी फ्यूचर के जो क्लाइमेट चेंज के जो इंसिडेंट्स हैं उसकी वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है वो एग्जैजरेट ना हो, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन ना हो, एग्रो फॉरेस्ट्री का प्रैक्टिस को किया जाए, बट ऐसा भी ना किया जाए कि जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो ही डिक्लाइन हो। अगर हम टी प्लांटेशन स्कीम के बारे में बात करें तो के मुंशी नाम के जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर हुआ करते थे उनके द्वारा वन महोत्सव है उसको स्टार्ट किया गया था 1950
के समय में। यहाँ पे सुपरस्टिशंस हैं, उनके कम्बैट के बारे में है। तो आप देखिए कि हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि हमको जो साइंटिफिक टेम्पर है, जो क्वेश्चनिंग का जो पावर है उसको इम्प्रूव करना है। ये आपको हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिकल 25 भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको आप कैरी कर सकते हो। बट उसके भी कुछ एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं कि मोरलिटी है, हेल्थ का जो ग्राउंड है उसके बेसिस पे या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करते हुए इस तरीके का जो प्रैक्टिस है उसको आप नहीं कर सकते। तो सुपरस्टिशंस जो देखने के लिए मिले हैं, समय समय पे उसके इंसिडेंट सामने आते हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो आप देखिए कि क्यों ना इन इश्यूज़ को लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा डील किया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के द्वारा जो एविल प्रैक्टिस है उनको रोकने के रिगार्डिंग में जो बिल है उनको लाया गया था। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो एविल प्रैक्टिस का जो बिल है, आप देखिए कि उसके अंदर तो डेफिनेशन कभी कभी रिलीजियस प्रैक्टिस का भी जो यहाँ पे जो रिलीजियस प्रैक्टिस और जो एविल प्रैक्टिस है उसका एक आपको बेसिकली जो केस स्टडी टाइप जो डायलेमा है वो भी क्रिएट करता है। तो इंडिया का जो डाइवर्स पॉपुलेशन है, डाइवर्स रिलीजियस एंड जो प्रैक्टिस है, उन सभी को देखते हुए लोकलाइज इस इश्यू को करना चाहिए, जिससे कि लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा इनको डील किया जाए। फाइनेंस कमीशन के बारे में है, आर्टिकल 280 के थ्रू आपको जो फाइनेंस कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अरविंद पनगड़िया नाम के जो पर्सन है उनका लीडरशिप के अंदर में 16 फाइनेंस कमीशन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या काम किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, आप देखिए कि यहाँ पे जो टैक्सेशन का जो डिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रांट इन एड जो आर्टिकल 275 के समय में है, 275 के अंडर में है। तो ये प्रोसेस आपको फाइनेंस कमीशन के थ्रू देखने के लिए मिलता है। कुछ स्टेट्स का डिमांड है कि उनको मोर मनी है वो यहाँ पे डिवोल्व किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा जो फैमिली प्लानिंग है, उनके द्वारा जो बेटर जो एरियाज हैं उनके ऊपर ध्यान दिया गया है। तो ऐसा डिमांड है सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। इसके जो क्राइटेरियाज हैं डिवोल्यूशन के रिगार्डिंग में वो आप जरूर से याद करना। 2023 जो लास्ट ईयर जो प्रीलिम्स का पेपर था, आप देखिए उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन है उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। क्या यहाँ पे टैक्सेशन का जो प्रोसेस है, जो फॉरेस्ट्री है, उसको भी एक क्राइटेरिया माना गया। तो आप देखिए कि ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको कि यहाँ पे डेवलप किया गया है 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और अभी हमने एक एडिटोरियल को रीड किया था कि फाइनेंस कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंट्रा जनरेशनल जो इक्विटी है वो बना रहना चाहिए। हर एक जनरेशन के अकॉर्डिंग में किस तरीके से जो वर्क है उसको कैरी किया गया। तो उसका जो यहाँ पे डिवोल्यूशन है उसको इक्वल वे में कैरी करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस कमीशन का। इसके अलावा अगर हम फाइनेंस कमीशन के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि जो 13th, 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 32% जो डिवोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। किनके द्वारा इसको हेड किया गया था स्टूडेंट्स? इस 13th फाइनेंस कमीशन को हेड किया गया था कालरेकर कमीशन बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। केलकर कमीशन आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 42% जो डिवोल्यूशन है उसको अप्रूवल किया गया। YB रेड्डी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको हेड किया गया था। और स्टूडेंट 41 जो 15 फाइनेंस कमीशन है उनके द्वारा 41 का जो डिवोल्यूशन है उसको रिकमेंड किया गया था। आप देखिए कि इनको NK सिंह नाम के जो पर्सन है जिनके द्वारा FRBM एक्ट है वो भी लाया गया था उन्हीं के कमेटी के रिकमेंडेशन के अंदर में, तो उनके द्वारा उसको हेड किया गया। आसाम का जो फॉरेन ट्राइब्यूनल्स है उनके बारे में है। फॉरेन एक्ट किस ईयर का है स्टूडेंट्स? 1946 का है। अब लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको आप इंटरकनेक्ट कीजिए। आप देखेंगे 1964 के समय में आपको जो फॉरेन ट्राइब्यूनल एक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आसाम के अंदर जो फॉरेनर पर्सन्स हैं उनका जो एग्जामिन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेन ट्राइब्यूनल के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। टोटल 300 के आसपास जो फॉरेन ट्राइब्यूनल है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन सभी के बारे में डिस्कशन है कि अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे कुछ लिमिटेड समय है, 60 डेज़ का जो समय है उसके अंदर में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या डिसीजंस है वो देना होता है फॉरेन ट्राइब्यूनल के द्वारा। और आसाम के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ डेवलपमेंट है कि आसाम पुलिस का जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी जो यहाँ पे जिनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा तो उनके जो केसेज हैं फॉरेन ट्राइब्यूनल को ना यहाँ
वहाँ पे उनको ना दिए जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन जो कमीशन है उनके प्रेसिडेंट के बारे में है, उनको फिर से इलेक्ट किया गया है। यूरोपियन कमीशन आप देखिए कि 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट, जिन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया ने जो फ्री ट्रेड अलायंस को जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो कंट्रीज़ हैं, क्या वो भी इस यूरोपियन कमीशन का पार्ट हैं? तो स्टूडेंट्स वो इसका पार्ट नहीं है। साउथ कोरिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज के बारे में है। रसिया और यूएस के जो पर्सन्स हैं उनके जेल कर दिया गया उसके बारे में है। और जेलेंस्की जो बेसिकली आपको यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलते हैं, उनके द्वारा रशिया के साथ में कम्प्लीटली जो डिस्कशन है उसको रोक दिया जाए, उस डील को रिजेक्ट किया गया है। यूएस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया चाइना के जो पॉलिटिकल पार्टी का जो मीटिंग है वहाँ पे, और यूएस के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के रिगार्डिंग में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोपियन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, ये आपका होमवर्क है। क्या नाटो का जहाँ पे हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे हेडक्वार्टर है, वहीं पे ही आपको यूरोपियन कमीशन का भी हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।